हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ स्टैंडर्ड हिंदी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संचयन में। जो संचयन पुस्तक है उसका थर्ड लेसन है कल्लू कुमार की ऊना कोठी। तो ये लेसन जो है लिखा गया है के विक्रम सिंह के द्वारा। तो इसमें आपने सुना होगा कि भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, राइट। अगरतला जिसकी राजधानी है। तो एक तरह का जैसे कहते हैं ना ट्रैवल लॉग, यात्रा संस्मरण है। तो एक बार क्या है, अचानक बिजली कड़कड़ाती है, बारिश होने लगती है। तो जो लेखक है के विक्रम सिंह, वो याद करता है अपनी त्रिपुरा यात्रा को, राइट। अगरतला में और भी कई गांवों में वो जाता है और विभिन्न गांवों में उसका क्या क्या अनुभव होता है। तो त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वहाँ सीमा भी है। तो त्रिपुरा एक बहुत ही जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मात्रा में दिखाई देता है, ऐसा एक स्टेट है। तो लेखक ने याद करता है कि कैसे वो वहाँ गया था। लेखक एक्चुअली क्या है, वो कई रिकॉर्डिंग करता है, कुछ शूटिंग भी करता है, तो उसे अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर जाना पड़ता है। और त्रिपुरा में जब वो अलग अलग गांवों में गया, कई आदिवासी गांव में थे तो कई लोगों को मिला, एक हितेश नाम के व्यक्ति को मिला। तो वो किस प्रकार से वो गायक थे। वैसे आपको बताऊं कि इस बुक में ये लिखा है कि जो आर डी बर्मन है, वो त्रिपुरा, जो कि बहुत मशहूर गीतकार है, संगीतकार है, वो त्रिपुरा राज्य के ही थे। तो वहां पर देखते हैं दो ऐसे उसको गीतकार भी मिलते हैं, संगीतकार मिलते हैं, जो कि बहुत ही मधुर स्वर में गाते हैं। उस सब का अनुभव का वर्णन किया है। परंतु जो इस कहानी का मेन शीर्षक है कल्लू कुमार की ऊना कोटी, वो ही इसके बारे में खास। ऊना कोटी भी एक जगह का नाम है, एक गांव है। तो ऐसी किंवदंती है, किंवदंती यानी लोग कहते हैं, लोगों में प्रचलित एक ऐसी धारणा है, एक मान्यता है कि ऊनाकोटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि भगवान शिव के 1 करोड़ से एक कम शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्लू कुमार ने जो है वो सब शिवलिंग बनाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कल्लू कुमार ऊनाकोटी में रहता था। तो वो पार्वती शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने, पार्वती जो है वो उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई, तो उसने पार्वती और शिव जी को, उसने ये अपनी मनोकामना व्यक्त करी, ये वरदान मांगा कि मुझे भी अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाओ। तो पार्वती ने शिव जी को कहा कि हमें जो है, मुझे उसे भी अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाना है, तो आप उसे ले जाइए। शिव जी ने कहा ठीक है, एक शर्त पे जा सकता है, एक ही दिन में वो मेरे 1 करोड़ शिवलिंग बनाए। तो वो सारी रात लगा रहा बनाने में, लगा रहा। तो सुबह उसने देखा कि 1 करोड़ से एक शिवलिंग कम था। तो ये शिव जी की एक युक्ति थी कि साधारण मानव को शिवलिंग में नहीं ले जाया जाए। तो इस प्रकार का जो है अलग अलग छोटी छोटी जगहों का इसमें वर्णन किया गया है। और इस लेख को शीर्षक दिया गया है कल्लू कुमार की नाभूमि। तो मैं स्टार्ट करूं पढ़ना, उससे पहले आप हाथ में पेंसिल रखिए, तो इसके अर्थ लिखते रहें। तो और ये क्या है, एक यात्रा संस्मरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवलर, राइट। तो ये उसके बारे में है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, के विक्रम सिंह। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। अर्थात जब हम कभी संगीत सुनते हैं तो एक ही ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड, हमें कि दूसरे समय में पहुंचा सकती है, हमें वहां पहुंच जाते हैं जैसा वो म्यूजिक होता है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरा और मेम साहब की सोहबत, सोहबत यानी संगति, साथ साथ में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। कभी कहता, लेखक कहता, मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ। उठे, तैयार हुए और लोधी गार्डन दिल्ली में है, वहाँ घूमने चले गए। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ।
अलसाई यानी आलस वाली। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, वह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है ना। जैसे पतंग जो है कब कट जाती है तो उसको आपको खींच नहीं सकते, उसको वापस वो कहीं भी जहां भी हवा का बहाव होता है उसी तरफ चली जाती। तो इसी तरह का लेखक जो है वो अखबार की खबरें पढ़ता है परंतु उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। आगे है, दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। उसने इसको क्या नाम दिया है कि बिना कोई दिशा के ऐसे ही सोचना, इस इस स्थिति को उसने क्या कहा है, कटी पतंग योग। यानी पतंग कटकर जैसे हवा के बहाव जहां होता है वहीं चली जाती है। कई बार हमारे मन की स्थिति भी ऐसी होती है कि हम उसको नियंत्रित नहीं करते, जहां सोच जाती है उसे जाने देते हैं। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी यानी शक्ति देने वाली पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझना यानी उसकी बातों को समझना, उसके तर्क को समझना। दुनिया की बातों को नहीं समझा जा सकता। किसी का कोई विचार है, किसी का कोई विचार है, तो अलग-अलग विचारों के, अलग-अलग धारणाओं के, अलग-अलग कहेंगे कि अपनी अलग-अलग अपने विचारों वाले लोग रहते हैं। कोई सिर पैर समझने पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। तो ये क्या एक भूमिका दी है कब लेखक ने, राइट। मुख्य पाठ जब बाद में शुरू होता है, ये एक भूमिका दी है कि किस प्रकार वो सुबह जल्दी नहीं उठते, सूर्योदय के साथ ही उठते हैं, चाय बनाते हैं, धीरे धीरे पीते हैं और फिर कटी पतंग की तरह अखबार की न्यूज़ को देखते हैं, परंतु उनके मन में ये नहीं होता कि मैं इन खबरों को, कुछ न्यूज़ को, समाचार को अपने मन में उतार लूँ। एक सरसरी निगाह से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये एक तरह का, कई बार क्या है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते, वो भी एक तरह की माइंड की हीलिंग होती है, माइंड की संतुष्टि होती है। तो इस तरह से वो अपना दिन शुरू करते हैं। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक खलल को अंडरलाइन करो, बाधा पड़ गया। मैं जगह एक ऐसी कान फोड़ू जिससे कि कान के पर्दे फट जाएं, कान के ईयर ड्रम फट जाए, यानी बहुत ही तेज आवाज, जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। जैसे कि तोप किसी ने चला दी हो, कैनन, तोप यानी कैनन, या कहीं बम फट गया हो। गोवा जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। ये इतना जैसे लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और बॉम्ब फट गए हैं। तो जॉर्ज बुश वो उस समय थे, तो सद्दाम हुसैन, इन सब ने थर्ड वर्ल्ड वॉर, इतनी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हो गया तो ऐसे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की आवाज आती, इतनी जोर की आवाज। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई और आवाज थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा वो देवताओं का खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। आवाज क्या थी? बादलों के गड़गड़ाने की आवाज थी, थंडरिंग साउंड ऑफ द क्लाउड्स। तो उसको लगा कि तीसरा भी, ये लेखक जो है वो एक लिखने का स्टाइल है, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के कड़कड़ाने को उसने ऐसी संभावना से का तुलना की है जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया हो। परंतु ये एक अतिशयोक्ति है, दिस इज एग्जैजरेशन, राइट। तो एक कवि का लिखने का, लेखक का लिखने का स्टाइल। मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। यानी जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो, बादलों का एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनके घर्षण से, उनके फ्रिक्शन से जोर जोर से आवाज हो रही थी। विक्षिप्त यानी पागल, विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित, तड़ित यानी, तड़ित का अर्थ है कि बिल्कुल सुबह, राइट।